फिर कौन बचा बेटा, स्र, श प्लस र लिख दिए बेटा, यहाँ स्र लिख दिए, स्र के पहले स, र के बाद। ऐसे भी आप कर सकते हैं बेटा, कौन पहले आएगा, किसके पहले कौन आएगा बेटा। बहुत सुपर बातें ये बता रहा हूँ बाबू, बस याद करने की नहीं जरूरत, बीच में आप लिख दो, इनका जोड़ कर दो, इसके पहले या इसके बाद या। जरा बताएंगे मित्रों, छ के लिए उचित विकल्प है, उचित विकल्प है नंबर 1 क प्लस श, नंबर 2 क प्लस स, नंबर 3 क प्लस स, नंबर 4 क प्लस स प्लस ह। प्यारे मित्रों बताएंगे जरा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। छ के लिए उचित विकल्प होगा, किसके मेल से बना हुआ है बेटा, इसके लिए कौन सा उचित विकल्प होगा, क प्लस स, क प्लस स, क प्लस स, क प्लस स। हम समझते कि आप सोच लिए होंगे। अच्छा, यहाँ पर बेटा सही हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 1। बाबू यहाँ पर पहले से ही मैंने ये क्या दे रखा है, स्वर रहित कर रखा है बेटा। यहाँ पर ये ध्यान आप नहीं दिए होंगे तो आप चुनाव कर रहे होंगे, इसका इसका कहेंगे दोनों समान है बेटा, फंस जाएंगे। प्रश्न को बड़े ध्यानपूर्वक देखें बेटा, ये संयुक्ताक्षर ऐसे नहीं है बाबू। आपका ध्यान केवल छ पे गया होगा, हलंत पे नहीं गया होगा, क्योंकि मैंने स्वर पहले से निकाल कर दिया था, तो इसलिए इसको जानने का प्रयास करें बेटा। अच्छा, ध्यान देंगे बेटा। संयुक्ताक्षर 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ बेटा, 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर के, 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर के जब एक स्वर के सहारे बोली जाएं तो वे कौन से व्यंजन होंगे। नंबर 1 संयुक्ताक्षर, नंबर 2 द्विगुणी, नंबर 3 अंतस्थ, नंबर 4 ऊष्म। फंस जाएंगे बेटा। वे ध्वनियाँ जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के योग से मिलकर बनती हों और एक स्वर के सहारे बोली जाती हों, उन्हें कहते हैं संयुक्ताक्षर। इनकी संख्या कितनी होती बेटा, 4, छत्र ज्ञ स्र। बात समझे बेटा। छ क प्लस श, त्र त प्लस र, स्र स प्लस र, ज्ञ ज प्लस या। लेकिन ध्यान रहे बेटा कैसे होश में रह करके कार्य करना है बाबू, ध्यान देंगे बेटा। एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊं बेटा आपको, चलिए देखो, जैसे लिखा गया बेटा विद्वान, लिखा गया बेटा। अब जब बाहर देश के लोग आए तो उनको पढ़ने में बड़ा वो होता था। जैसे आप छोटे बच्चों को कहोगे ना, ऐसे देखो लिख दिया आप, जी हाँ। अब उससे पूछोगे कौन स्वर रहित है कौन स्वर सहित है, नहीं बता पाएगा बालक, फंस जाएंगे। इसलिए व्याकरणाचार्यों ने ऐसा प्रावधान बना दिया कि आप इस तरह लिखिए, चिहन, ऐसे बेटा देखो। अब इसे पकड़ पाएगा बालक कि ह आधा न पूरा, पैर पड़े पूरा सर चढ़े आधा। अब देखो ये तो पूरा हो गया बेटा ना, जी हाँ यही। तो इसको ऐसा लिखा जाना चाहिए था बेटा विद्वान, यानी ए भी तो संयुक्ताक्षर हो गया, यहाँ तक रहेगा बेटा हुआ। अरे 2 स्वर है, 2 व्यंजन है और 1 स्वर है, लेकिन इनको संयुक्ताक्षर में नहीं रखा गया बेटा। केवल संयुक्ताक्षर में वही 4 आपके हैं, छत्र ज्ञ स्र। ये भी उसी चीज़ बता रहे हैं बेटा, वही चीज़ ये भी बता रहे हैं। 2 व्यंजन ध्वनियाँ और 1 स्वर हैं, लेकिन नहीं होगा तो नहीं है, केवल 4 ही व्यंजन ध्वनियाँ रे संयुक्ताक्षर ध्वनियाँ आपकी हैं, छत्र ज्ञ, और बाकी को नहीं रखा गया। समझ गए बाबू। अच्छा, हम चलते हैं बेटा अगला व्यंजन, बहुत सुपर है बेटा, संपृक्त ध्वनियाँ। दोस्तों मजा अब आएगा। संपृक्त ध्वनि ये क्या होती, जरा इसकी परिभाषा लिखेंगे बेटा। जब 2 अलग अलग व्यंजन हो बेटा और आपस में मिल करके एक स्वर के सहारे बोले जाते हैं तो उन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं बेटा। डिफिनेशन याद रखिए बाबू। हाँ, आगे चलेंगे बेटा। जब कोई एक ध्वनि, जब कोई
एक ध्वनि, बेटा जब कोई एक ध्वनि दो ध्वनियों से संयुक्त हो जाए तो दो ध्वनियों से संयुक्त हो जाए तो उसे संपृक्त ध्वनि कहते हैं। उसे संपृक्त ध्वनि कहते हैं। बाबू क्या लिखा? कहते हैं। जैसे एक बार लिखेंगे बेटा, संबल, कंबल, और लिख सकते हैं बेटा ध्यान दें, जब कोई एक ध्वनि दो ध्वनियों से संयुक्त हो जाए तो उसे संपृक्त ध्वनि कहते हैं। जैसे संबल, संबल, अब ध्यान देंगे बेटा, संबल, स के साथ भी ये जुड़ा और ब के साथ भी जुड़ा। बारीक देखिए बेटा बात को, कोई आपको ऐसे झिला देगा, ध्यान दीजिए, बोलिए जरा, संबल, संबल, यानी ये जो म है बेटा स के साथ भी जुड़ा, ब के साथ भी जुड़ा। इसकी जरा बारीकता देखिए दोस्तों, मजा तो अब आएगा। ध्यान दीजिए, जब कोई एक ध्वनि दो ध्वनियों से संयुक्त हो जाए, जब कोई एक ध्वनि यानी म, जब कोई एक ध्वनि दो ध्वनियों से संयुक्त हो जाए, यानी इसके साथ भी मिली है और इसके साथ, जरा आप बोल के देखिए ना, कंबल, 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 तो क और उधर ब है, बीच में क्या है? म। जब कोई एक ध्वनि दो ध्वनियों से संयुक्त हो जाए, परिभाषा देके पूछ दे कि कौन सा, जब कोई एक ध्वनि दो ध्वनियों से संयुक्त हो जाए, और दो ध्वनियों से संयुक्त हो जाए तो उसे संपृक्त व्यंजन कहते हैं। बोलकर देख लो, कंबल, परिभाषा समझे बेटा। और जब कम से कम दो ध्वनियां मिल करके, व्यंजन ध्वनियां मिल करके, दो व्यंजन ध्वनियां मिल करके किसी एक स्वर के सहारे बोली जाती हैं तो वह संयुक्ताक्षर है। और जब बाबू कोई एक ध्वनि देख लो, जब कोई एक ध्वनि दो ध्वनियों से संयुक्त हो जाए, दो ध्वनियों से संयुक्त हो जाए, तो मेरे भाई देखा है लिखा गया है अंत, ऐसे लिख दिया। अब अंत लिख दिया, न इसके साथ भी जुड़ा है और इसके साथ भी जुड़ा है। जब कोई एक ध्वनि दो ध्वनियों से संयुक्त होकर के बोली जाती, तब क्या कहते हैं? संपृक्त ध्वनि। परिभाषा याद है बेटा? संपृक्त ध्वनि किसे कहते हैं? जब कोई एक ध्वनि दो ध्वनियों से मिलकर के संयुक्त होकर के बोली जाए, उसे संपृक्त ध्वनि कहते हैं। मैं बनाऊं प्रश्न बेटा, ऐसे बहुत आंसर देने वाले होंगे बेटा। हाँ, आपके लिए पहचान ही काफ़ी, आप पहचान लो संपृक्त ध्वनियाँ कौन है, तो ऐसे पहचान जान ला बेटा। यहाँ देखा, ये क है, ये म है, ये सगे भाई नहीं होंगे बेटा। जैसे अभी ये सगे भाई आ गए, दिल्ली, अब ये ध्वनियाँ बेटा द्वित व्यंजन हो जाएंगी, क्योंकि आधा ला और आधा ला, ये माने दोनों सगे भाई हैं, तो ये पकड़ लेंगे, ये तो द्वित व्यंजन है, लेकिन ये संपृक्त व्यंजन है। लेकिन जब यह पूछ देगा आपसे कि कौन सी ध्वनियाँ होंगी, जब एक ध्वनि दो ध्वनियों के सहारे उच्चरित हो, दो ध्वनियों से संबंध रखकर बोली जाए, तो संपृक्त व्यंजन होंगे बेटा। और जब दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियों से दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां मिल करके किसी एक स्वर के सहारे बोली जाएं, तब उन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। हम समझते कि आप समझते हैं। अच्छा, आगे चलेंगे बेटा। तो एक बार देख लेंगे बेटा, संपृक्त ध्वनियाँ, जब कोई एक ध्वनि दो ध्वनियों से संयुक्त हो जाए तो उसे हम संपृक्त ध्वनि कहते हैं। यही बात समझाने के लिए बेटा मैं बार बार कह रहा हूँ, जैसे कोई एक ध्वनि ये है अधम्मा, और यह इससे भी और इससे दो ध्वनियों से क्या हो गई बेटा? संपृक्त हो गई, जुड़ गई बेटा। आगे चलेंगे बेटा, युग्मक ध्वनि।
या द्वित्व ध्वनि, युग्मक या द्वित्व ध्वनि कहते हैं। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, जब एक ही ध्वनि का बेटा, एक ही ध्वनि का बेटा द्वित्व हो जाए, द्वित्व हो जाए, जब बाबू एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब क्या होता है बेटा, द्वित्व हो जाए तो उसे युग्मक ध्वनि कहते हैं। युग्मक माने जोड़ा ही होता बेटा, उसे बेटा युग्मक ध्वनि कहते हैं। जैसे बाबू पक्का, दिल्ली, दिल्ली, बिल्ली आदि। बाबू ध्यान देंगे, युग्मक ध्वनियों को ही द्वित्व ध्वनियां कहते हैं बेटा। जब एक ही ध्वनि, जब एक ही ध्वनि बाबू, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, यानी एक ही ध्वनि ल और ल, इसका क्या हो गया बेटा, द्वित्व हो गया। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए बेटा तो उसे हम कौन सी ध्वनियाँ कहते हैं बेटा, द्वित्व ध्वनियाँ कहते हैं। लेकिन संपृक्त, जब कोई एक ध्वनि दो ध्वनियों से संबंध बना करके रखती हो, संबंध बना करके बोली जाती हो, तब उसे बेटा हम क्या कहेंगे, संपृक्त। लेकिन संयुक्ताक्षर जब दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ आपस में संयुक्त होकर के एक स्वर के सहारे बोली जाती हो तो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं बेटा। हम समझते हैं बेटा कि आप समझते हैं। अच्छा चलेंगे बाबू, अभी और मज़ा आने वाला है बेटा। संगम किसे कहते हैं बेटा, संगम ये क्या चीज़ है बेटा, हिंदी में बहुत सुपर जानकारी मिलेगी दोस्तों। संगम, दो ध्वनियों के उच्चारण में, दो ध्वनियों के उच्चारण में, दो ध्वनियों के उच्चारण में बेटा लिखेंगे बाबू, दो ध्वनियों के उच्चारण में उनके मध्य जो विराम होता है, उनके मध्य जो विराम होता है, उनके मध्य जो विराम होता है उसे संगम कहते हैं। बाबू दो ध्वनियों के उच्चारण में उनके मध्य, जैसे तुम हारे, अगर एक साथ लिखेंगे बेटा तुम्हारे, देख लेंगे बेटा कितनी बढ़िया बात बताया कवि ने। कहता है कि तुम्हारे, ध्यान दें, दो ध्वनियों के उच्चारण में उनके मध्य जो विराम होता है उसे संगम कहते हैं। तो दो ध्वनियों के उच्चारण में उनके मध्य, जैसे आप लोग के बोलो तुम हारे, एक साथ बोलो तुम्हारे। अब यही संगम चिन्ह है बेटा, यही चिन्ह क्या कहलाता है, संगम चिन्ह यही कहलाता है। हाँ यही संगम चिन्ह है। तो तुम हारे, तुम्हारे हो गया बेटा, तुम्हारे। अगर तुम हारे अर्थ बदल गया, लेकिन यहां क्या बता, तुम्हारे। तो कहता है दो ध्वनियों के उच्चारण में उनके मध्य जो विराम होता है बेटा, दो ध्वनियों के उच्चारण उनके मध्य जो विराम होता है उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, संगम। दोस्तों बहुत कुछ पढ़ने के लिए मिलेगा व्याकरण के, एक बार आप क्लास से जुड़ें, देखें, लोगों को बताएं, समझाएं, चुटकी वालों से बचें कि चुटकी में समास सीखिए, चुटकी में संधि सीखिए, चुटकी में ये सीखिए। बाबू एक बार सीखिए फिर सबको सिखाइए, समय लगेगी बेटा। अच्छा आगे चलेंगे बाबू, यह हो गया आपका संगम बेटा। फिर चलते हैं बाबू बलाघात। ये क्या है बेटा, हिंदी में बलाघात क्या है, बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी बेटा आपको। बलाघात क्या है लिखेंगे बाबू, जरा शब्द बोलते समय उच्चारण की
शब्द बोलते समय उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं, किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं, किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तो इस क्रिया को बलाघात कहते हैं। तो इस क्रिया को बलाघात कहते हैं। इस क्रिया को बलाघात कहते हैं। बेटा जैसे लिखेंगे, आप एक शब्द ले लेंगे बेटा, असुर, असुर, फिर उसी शब्द को ले लेंगे बेटा असुर। बाबू दोनों का अर्थ लिखेंगे। यदि अ पर जोर न दे तो अर्थ होगा राक्षस। यदि अ पर बल न दे तो अर्थ होगा राक्षस, अर्थ होगा राक्षस। और यदि बेटा यदि अ पर बल दे तो अर्थ होगा बेटा बिना सुर के। दे तो अर्थ होगा बेटा, दे तो अर्थ होगा बाबू बिना स्वर के। बिना स्वर के। बाबू जरा कहानी सुनेंगे। बलाघात क्या है? कहता है कि जब कोई आप शब्द ले लें बेटा, उसको एक बार बल दे करके पढ़ें, एक बार बिना बल पढ़ें। जैसे हमने कहा असुर, एकदम असुर हुआ, कहा राक्षस, असुर बिना सुर के। एक बार बेटा गोष्ठी हो रही थी, हरिवंश राय बच्चन जी और निराला जी पहुंचे हुए थे। तो हरिवंश राय बच्चन जी थोड़ा से रोमांस मिजाज के थे। निराला जी को देख करके उन्होंने कहा कि अब तक आप लोगों ने बहुत सारी कविताएं सुने, अब आप असुर की कविता सुनेंगे। निराला को यह बात लग गई, असुर की कविता सुनेंगे। उसके बाद जैसे ही उनकी बारी आती है, निराला जी जाते हैं, कहते हैं जो भी कहना है। जब हरिवंश राय बच्चन की बारी आती है तो उन्होंने कहा माइक को छोड़ करके, असुर की तो आप सुन लिए, अब ससुर की सुनेंगे। बात बिगड़ जाती है, गोष्ठी समाप्त होती है। तो बच्चन जी मिलते हैं निराला जी से कि हम ससुर हैला, कहना था हम असुर हैला। कहना अरे भाई मैंने ये कहा असुर, बिना सुर वाली कविता सुनिए। अब देखो बलाघात लगा दिया बेटा। कहना मैंने तो यह कहा असुर, बिना सुर वाली कविता सुनिए। कहा हम ही कहाँ काली ससुर, हमने कहा ससुर, सुर सहित वाली कविता सुनिए। तो यह होता है बलाघात बेटा। यही बताना चाहा बेटा कि शब्द बोलते समय उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तो इस क्रिया को बलाघात कहते हैं बेटा। बीटीसी करने वाले, बीएड करने वाले छात्र छात्रा बहुत इत्मीनान से देखें बेटा, एग्जाम में सारे प्रश्न फंसेंगे आपसे। कहता है असुर, यदि अ पर बल न दे तो अर्थ होगा बेटा राक्षस। यदि अ पर बल दे तो यही कहा जाएगा बिना स्वर के। हम समझ रहे हैं कि आप समझ रहे हैं बेटा? अच्छा,
फिर अगला बेटा अनुतान, बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी बाबू। अनुतान किसे कहते बेटा? स्वरों के उतार चढ़ाव को बेटा क्या कहते हैं? अनुतान कहते हैं। स्वरों के उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं बेटा? अनुतान कहते हैं। थोड़ा सा बेटा काफ़ी लंबी क्लास आज हुई, इसलिए बोर्ड थोड़ा सा हैंग कर रहा है। कहता है स्वरों के उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं बेटा? अनुतान कहते हैं। जैसे बाबू, धूरी भरे अति शोभित श्याम जुत सी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिर अगना पग पैजनी बाजत पीर कछोटी, वा छवि को रस खानी बिलोकत वारत काम कला निज कोटि। अब देखो यहाँ पर बेटा अनुतान है, चढ़ाया गया। वा छवि को रस खानी बिलोकत वारत काम कला निज कोटि, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी, काग के भाग बड़े सजनी। रसखान जी का कितना सुंदर सवैया था बेटा। अनुतान का बहुत सुपर उदाहरण रहा बेटा, अनुतान का। फिर बाबू, मोरे पखा सिर ऊपर रखी हो गुंज की माला गरे पहिरौंगी, ओढ़ पीताम्बर लैल कुटी बन गोधन ग्वालन संग फिरौंगी, भाव तो वही तेरो रस खानी कहो सो तेरो स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरो अधरान धरोंगी, या मुरली मुरली धर की। कितना बढ़िया यमक अलंकार है बेटा। या मुरली मुरली धर की अधरान धरो अधरान धरोंगी, सब अंग पद यमक अलंकार बेटा। बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी दोस्तों। और यह छोटी छोटी जानकारियां रही वर्णमाला से संबंधित, जो किसी भी चुटकी वाले क्लास में नहीं मिलने वाली है कि चुटकी में संध सीखिए, चुटकी में ये सीखिए बेटा। एक बार विस्तृत जानकारी लीजिए, बहुत आनंद आएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अब आगे